चलिए सीधे इस बेहद दिलचस्प और एकदम सिनेमाई सी लगने वाली कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है दुआ की, एक ऐसी लड़की जो एक टिपिकल अरेंज मैरिज के सफर पे है, लेकिन ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी युवा महिला की कहानी है जो अपनी उस पुरानी पारंपरिक चुप्पी को तोड़कर, जहां फैसले दूसरे लेते हैं, अपनी खुद की आवाज पहचानने की जद्दोजहद कर रही है। ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव है जिसे हम आज बारीकी से समझेंगे। ये सच में सोचने वाली बात है कि एक पूरी तरह से पारंपरिक माइंडसेट का सामना जब अचानक किसी एकदम मॉडर्न डिमांड से हो जाए तो कैसा टकराव होगा। मतलब एक ऐसी शादी जिसे परिवार ने हर तरह से परख कर खुशी खुशी अपनी मंजूरी दे दी हो, वहां अगर अचानक लड़के की तरफ से कोई ऐसी शर्त आ जाए जिसके बारे में किसी ने सपने में भी ना सोचा हो, तो क्या होगा? पूरी की पूरी स्थिति ही पलट जाती है। ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, बल्कि दशकों से चली आ रही उन पुरानी परंपराओं पर एक बहुत सीधा प्रहार था। और यही वो पल था जिसने पूरी कहानी को बदल कर रख दिया। ऋषभ, जिससे दुआ की शादी तय हुई थी, उसने बिना पूछे ही एक बहुत बड़ा सच सामने रख दिया। उसने खुद बताया कि भाई उसे सिगरेट पीने की आदत है, और साथ ही ये भी कह दिया कि वो नहीं चाहता कि दुआ महज इस एक आदत की वजह से शादी के लिए मना कर दे। अब एक पारंपरिक माहौल में पली बड़ी लड़की के लिए रिश्ता पक्का हो जाने के बाद इस तरह का अप्रत्याशित सच सामने आना जाहिर है किसी बहुत बड़े झटके से कम तो नहीं था। इस खुलासे के बाद दुआ पूरी तरह हैरान थी, अंदर से परेशान थी, लेकिन सबसे बड़ी बात वो ना नहीं कर पा रही थी। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था लोक लाज का वो गहरा डर। समाज क्या कहेगा? परिवार ने, और खास तौर पर उसके बड़े भैया ने ऋषभ को पसंद किया था, इस रिश्ते को अपनी मंजूरी दी थी। अब अगर दुआ अचानक इस रिश्ते को ठुकरा देती है तो इसका तो सीधा सा मतलब यही निकलेगा ना कि वो अपने ही परिवार की समझदारी पर सवाल उठा रही है। और सच कहे तो यह सामाजिक दबाव उसके अपने व्यक्तिगत सवालों से कहीं ज्यादा भारी पड़ रहा था। होता क्या है कि जब अंदर उठने वाले विरोध को कहीं दबा दिया जाता है ना, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद को समझाने के लिए नए तर्क गढ़ने लगता है। दुआ के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसने खुद को ये समझाना शुरू कर दिया कि चलो वो शायद जीवन भर इस आदत को बर्दाश्त कर ही लेगी। असल में वो धीरे धीरे ऋषभ को पसंद करने लगी थी और अब किसी और के साथ जीवन बिताने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। अपनी इन्हीं रोमांटिक भावनाओं का सहारा लेकर उसने ये मान लिया कि वो इस कमी के साथ भी अपना जीवन आसानी से निकाल लेगी। लेकिन खैर, खामोशी अक्सर बड़ी गलतफहमियों को जन्म दे देती है। इन दोनों के बीच भी एक नॉर्मल सी का, यानी सब कुछ सामान्य होने का एक बड़ा भ्रम पैदा हो गया। अगले दिन जब ऋषभ का फोन आया तो दुआ ने एकदम सामान्य तरीके से बात की। कोई विरोध नहीं, कोई शिकायत नहीं। नतीजा, ऋषभ ने बहुत ही स्वाभाविक रूप से ये मान लिया कि दुआ को उसके सिगरेट पीने की आदत से कोई दिक्कत है ही नहीं, जबकि असलियत तो ये थी कि दुआ बस अपने अंदर पनप रहे उस नए प्यार के सहारे इस पूरी बात को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो दो बिल्कुल ही अलग मानसिकताओं का बहुत सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ हमारी दुआ है जो पूरी तरह से उस पारंपरिक सोच में रची बसी है। जब ऋषभ पहली बार मथुरा आया था ना, तो दुआ ने अपने परिवार पर इस कदर आंख मूंद कर भरोसा किया था कि उसने नजर उठाकर ऋषभ को देखा तक नहीं था। और दूसरी तरफ ऋषभ है, एकदम आधुनिक सोच वाला, जो आपसी सहमति और एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानने और चुनने पर जोर देता है। और पता है, विचारधाराओं का ये टकराव बहुत ही जल्द एक बड़ी स्पष्ट सी शर्त में बदल गया। सिगरेट वाली बात के बस कुछ ही दिन बाद ऋषभ ने एक बहुत ही कड़ा और मॉडर्न कदम उठाया। उसने साफ साफ कह दिया कि भाई ये शादी तभी होगी जब दुआ उसे खुद देखेगी, पसंद करेगी और अपनी मर्जी से अपने मुंह से हाँ बोलेगी। ऋषभ को ये बात बिल्कुल पची नहीं रही थी कि कोई लड़की बिना उसे देखे शादी के लिए कैसे तैयार हो सकती है। और ऋषभ की इस एक शर्त ने दुआ की उस बेहद सुरक्षित पारंपरिक दुनिया की नींव को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। अब इस नई और अनजानी शर्त ने दुआ के मन में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर दी। कितनी बड़ी उलझन है ये। समाज तो इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि एक लड़की खुद जाकर लड़के को परखे और अपना फैसला सुनाए। और दुआ खुद भी तो कभी इस पक्ष में नहीं थी। वो तो हमेशा से परिवार के फैसले को ही पत्थर की लकीर मानती आई थी। अब सवाल ये था कि वो समाज और परिवार की तय की गई इन सख्त सीमाओं को लांघकर अपनी व्यक्तिगत पसंद का चुनाव आखिर करे तो कैसे करे। अक्सर जब असमंजस बहुत गहरा हो जाता है ना, तो इंसान कोई ना कोई बीच का रास्ता निकाल ही लेता है। दुआ ने भी अपनी इसी घबराहट को कम करने के लिए ऋषभ की इस मॉडर्न डिमांड को अपने ही पारंपरिक नजरिए में ढालने की कोशिश की।
उसने अपने मन को ये कह के समझाया कि रिश्ता तो भाई तय हो ही गया है, अब बस देखने भर की ही तो बात है। बाद में शादी के मंडप में देखूं या पहले देख लूं, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ये खुद के बेचैन मन को शांत करने का एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तरीका था। लेकिन सच तो ये है कि किसी भी बड़ी छलांग के लिए अक्सर एक बेहद मजबूत सहारे की जरूरत पड़ती है, और दुआ को वो सहारा मिला उसके बड़े भैया दिव्यकांत से। जब दुआ ने अपने भाई को ऋषभ की इस थोड़ी अजीब और अलग सी शर्त के बारे में बताया, तो भाई ने ऋषभ की बात को 100% सही ठहराया। उन्होंने बिल्कुल सीधे शब्दों में कह दिया, जाओ और उससे मिलो। और बस इस एक छोटे से वाक्य ने परंपरा और आधुनिकता के बीच की उस बहुत बड़ी खाई को मानो एक ही पल में पाट दिया। अब ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि इस अनुमति का, इस परमिशन का दुआ पर कितना गहरा असर हुआ होगा। एक पारंपरिक अथॉरिटी यानी उसके अपने बड़े भाई के सपोर्ट ने इस आधुनिक कदम को उसके लिए पूरी तरह से एक्सेप्टेबल बना दिया। वो जो लोग क्या कहेंगे वाला लोकलाज का डर था ना, वो अब छूमंतर हो चुका था। अब वो अंदर से पूरी तरह आश्वस्त थी कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही है, और इसी बड़ी राहत के साथ उसने ऋषभ से मिलने के लिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हामी भर दी। तो भाई मिलने का फैसला तो फाइनल हो गया, लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच फंसा था टाइमिंग का। दुआ की पढ़ाई का एक बहुत ही क्रिटिकल पड़ाव आने वाला था। 20 फरवरी से उसके बीएड के अहम एग्जाम शुरू होने वाले थे, और जाहिर है उन दिनों में तो मिलना बिल्कुल नामुमकिन था। इसलिए सब कुछ देखते हुए एग्जाम से ठीक पहले की एक तारीख तय की गई, और वो बेहद अहम तारीख चुनी गई, 17 फरवरी 2009। अब जब तारीख तय हो गई तो ऋषभ ने एक और ऐसा कदम उठाया जो उसकी मॉडर्न सोच पर मुहर लगाता है। उसने पहली मुलाकात की जगह चुनने का पूरा फैसला दुआ पर छोड़ दिया। सुनने में शायद ये एक बहुत छोटा सा फैसला लगे, लेकिन मनोवैज्ञानिक स्तर पर ये दुआ को उसकी अपनी ही कहानी में एक अधिकार और पूरी स्वतंत्रता देने का एक शानदार तरीका था। अब उसे खुद ये तय करना था कि वो किस जगह पर पूरी तरह से सहज महसूस करेगी, जहां वो अपने भविष्य को पहली बार परखने जा रही थी। और अब ये पूरी कहानी एक बेहद ही रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, जब एक पूरी तरह से पारंपरिक समर्पण का सामना एक आधुनिक सहमति की मांग से होता है। तो 17 फरवरी को होने वाली उनकी वो पहली सच्ची मुलाकात आखिर क्या रंग लाएगी? जब दुआ पहली बार ऋषभ को नजर उठाकर देखेगी, जब दोनों अपने अपने अलग नजरिए के साथ आमने सामने होंगे, तो असलियत क्या होगी? परंपरा और आधुनिकता की इस नाजुक सी दहलीज पर आगे क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो अपने आप में एक बिल्कुल नई कहानी की शुरुआत है।